हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कादिर लर्निंग क्लासेस पे। आज हम लेके आए हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का जो परक्रम। इसमें आता है पहला हेडिंग पोषण। पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। शरीर में टूट फूट का मतलब होता है कि कहीं पे हम लोग घायल हो, यानी कि कहीं पे चोट लगा हो, क्षति, घायल हो, रोकने हेतु यानी शरीर में टूट फूट तथा क्षति रोकने हेतु अनुरक्षण परक्रम आवश्यक है। यानी इसको रोकने के लिए ये परक्रम आवश्यक है। ठीक है। फिर सुचारू रूप से कार्य करता है। कौन कार्य करता है? जो हमारे अंदर प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो क्या करते हैं? इस टूट फूट को सही करते हैं। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो हम लोग भोजन खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन में क्या होता है कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हमको मिलता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं। ठीक है। देखिए, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। शरीर को ऊर्जा बाह्य स्रोत से प्राप्त होती है। बाह्य स्रोत से मतलब कि भोजन से प्राप्त होगा, भोजन से प्राप्त होता है। शरीर के अंदर भोजन को पहुंचाने से लेकर ऊर्जा उत्पादन तक के प्रक्रम को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम भोजन को माउथ में लेते हैं। माउथ में क्या होता है? सलाइवा। सलाइवा यानी कि लार। लार में क्या होता है? वो मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद वो हमारे ऑइसोफेगस आहार नाल में जाता है। आहार नाल के बाद स्टमक में जाता है। अगर डाइजेशन देखा जाए तो डाइजेशन कैसे होगा? तो याद रखिएगा कि पहले हमारे माउथ में सलाइवा के साथ वो मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद ऑइसोफेगस यानी आहार नाल में, आहार नाल के बाद स्टमक में, स्टमक के बाद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर रेक्टम, फिर एनस में। एनस के द्वारा मल बाहर, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है। रेस्पिरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन। ऊर्जा के बाह्य स्रोत विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हम लोग अलग अलग टाइप के भोजन को लेके अलग अलग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ऊर्जा का इन शरीर के अंदर विघटन होता है। अब हम फूड को जब लेते हैं तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर जाने के बाद ये क्या होता है? विघटन होता है। विघटन का मतलब टूटना होता है। ठीक है। तो ये हमारे शरीर के अंदर जाता है तो टूटता है, जिससे ये ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तन हो जाता है। जिससे कि क्या होता है कि ऊर्जा के एक समान स्रोत में ये परिवर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद आता है कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणु। अब हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत सारे आवश्यक अणु भी चाहिए होता है। जैसे कि बहुत सारा एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ठीक है, के निर्माण में उपयोगी है। शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी होता है। ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए शरीर के अंदर रासायनिक, अब जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसके लिए रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं अपचय और उपचय। अपचय क्या होता है और उपचय क्या होता है? तो इसको मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है, एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म। भोजन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है और ये कच्चे पदार्थ के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव होते हैं वो कार्बन अणुओं पे निर्भर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ इसके बाद देखिए रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन के अंदर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है तो एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म, ठीक है। इसको बोलते हैं अपचयन, सॉरी, इसको बोलते हैं उपचयन और इसको बोलते हैं अपचयन। ये याद रखिएगा कि कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो बड़े अणु होते हैं वो टूट टूट के छोटे होते हैं। यानी कि दो है तो 2 - 1 करेंगे तो 1, यानी कि छोटा हुआ कि नहीं? यहाँ पे बड़े जो अणु होते हैं वो टूट टूट के छोटे होते हैं, और यहाँ पे जो छोटे अणु होते हैं 1 + 1 = 2, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े जुड़ के बड़े हो जाएंगे। ठीक है। इसको बोलते हैं विघटनकारी, विघटनकारी, और इसको बोलते हैं निर्माणकारी, निर्माणकारी। ठीक है। ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे केटा का मतलब भी होता है कि कट, यानी कि बड़ा जो अणु होता है वो उसको काट के छोटा कर दिया जाता है। तो यहाँ से जब ये टूटता है, निर्माण करता है, तो ऊर्जा प्राप्त होती है। और यहाँ पे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, यहाँ पे ऊर्जा वो सिंथेसिस होता है, कुछ ना कुछ बनता है। ठीक है। तो ये एनाबोलिज्म हो गया और ये केटाबोलिज्म हो गया। श्वसन, शोषण के बाद आता है विसरण। अब इसके बाद हेडिंग आता है परिवहन। बहुकोषीय जीवों में अलग अलग कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग
आवश्यक होते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग अंग होते हैं। उस अंग से क्या होता है कि परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण, भोजन और ऑक्सीजन को अंदर लेना, वध पदार्थों को बाहर निकालना, जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल देना, कुछ विशिष्ट अंगों एवं ऊतकों द्वारा होता है। ये देखिए कि भोजन और ऑक्सीजन को अंदर लेना और वध पदार्थ को बाहर निकालना, इनके पास कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स और टिश्यू होते हैं, अंग होते हैं और ऊतक होते हैं, ठीक है। परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है, पूरे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। भोजन, ऑक्सीजन एवं वध पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान परिवहन की आवश्यकता होती है, यानी कि भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। अब ये कौन से अंग तंत्र से होता है, तो जिस अंग तंत्र से होता है इसको बोलते हैं परिवहन तंत्र। परिवहन, परिवहन के बाद हेडिंग आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रीशन। शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्बनिक स्रोत को प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि शरीर में ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बनिक स्रोत को अपनाते हैं, ठीक है, कार्बनिक स्रोत का प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इनके जारल, जारल का मतलब होता है टूटना, जो भी हम फूड अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो वो क्या होता है कि जारल होता है, जारल का मतलब टूटता है, किसकी प्रेजेंटेशन में, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ये क्या होता है कि टूटता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। कुछ ऐसे भी उत्पाद बनते हैं। अब देखिए कि क्या होता है कि हम लोग फूड खा लेते हैं, जो डाइजेस्ट हो जाता है वो तो हो जाता है, जो अनडाइजेस्ट हो जाता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। कुछ ऐसे भी उत्पाद बनते हैं जो शरीर के अनुप्रयोग होते हैं, अनुप्रयोगिक होते हैं, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, यानी कि बोल सकते हैं वेस्ट पदार्थ जो कि डाइजेशन नहीं हुआ है, अनुप्रयोगिक हैं, साथ साथ ही हानिकारक भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट पदार्थ है, अगर शरीर बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि ये हानिकारक भी होता है, हम लोग को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। इन उत्पादों को अपशिष्ट उत्पाद कहते हैं। अब देखिए कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ है जो डाइजेशन नहीं हुआ है वो क्या होगा कि वो उसी को बोलेंगे अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है। इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, इससे ही उत्सर्जन कहते हैं। अब शरीर से ये बाहर अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाए तो उसको क्या कहेंगे, उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीशन। आता है पोषण, पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, शरीर की वृद्धि व विकास करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जितने भी जीव होते हैं उनको पोषण चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए और विकास करने के लिए, ठीक है। तथा शरीर में होने वाली उपापचयी क्रियाओं को, उपापचय यानी कि जब हम फूड को खाते हैं तो ये हमारे अंदर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक एनाबोलिज्म में होता है और एक केटाबोलिज्म में होता है। एनाबोलिज्म में क्या होता है कि कुछ ना कुछ बनता है, सिंथेसिस होता है, और केटाबोलिज्म में कुछ कुछ ना कुछ टूट के वहां पे ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। उपापचयी क्रियाओं का करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। अब इसमें पोषक दो पार्ट में बटे होते हैं, पोषक दो पार्ट में बटे होते हैं, न्यूट्रिशन पार्ट 2 में बटे होते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी यानी कि जो खुद से भोजन बना लेते हैं उनको बोलते हैं स्वपोषी। परपोषी होता है यानी कि विषमपोषी, जो दूसरों पे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं उनको बोलते हैं विषमपोषी या परपोषी। देखिए स्वपोषी, स्वपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ऐसे जीव जो अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा प्रकाश से बनाते हैं अपना भोजन, उनको क्या कहेंगे, स्वपोषी। इसका एग्जाम्पल है पादप। पादप को देखिए कि ये क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस और जल और प्रकाश की प्रेजेंटेशन में क्या बनाता है, अपना फूड बना लेता है, ये खुद से अपना भोजन बनाता है। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी भी खुद से अपना भोजन बना लेता है। यूक्लिनॉइड हो गया, वो भी अपना भोजन खुद से बना लेता है। फिर उसके बाद आता है विषमपोषी। विषमपोषी को इंग्लिश में बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। यहाँ पे विषमपोषी का मतलब ये हुआ कि जो दूसरे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन बनाए उसको बोलते हैं विषमपोषी। देखिए विषमपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर निर्भर हो, विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है। जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसको कहते हैं विषमपोषी। अब यहाँ पे एक